भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज शाम की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। सभी राज्यों के वीडियो देखने वाले भाई बहन वीडियो को पूरा जरूर देखना। इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा खबरें लगी हुई हैं, कई राज्यों से जानकारी है। तो प्लीज सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में जो नई राज्य मंत्री बनी है बेबी रानी मौर्य, इनका बाल विकास विभाग में पोषाहार वितरण की व्यवस्था को लेकर के क्या कहना है, आइए थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो यहां पर इन्होंने कहा है कि हर लाभार्थी को उसका हक दिलाएंगे। विभागीय योजनाओं का जो भी लाभ आ रहा है वो लाभार्थियों तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही साथ यहां पर आपको बता दें, बुधवार को उन्होंने अपना कार्यभार भी संभाल लिया है। राज्य मंत्री का जो इनको पद मिला है उत्तर प्रदेश में बाल विकास पुष्टाहार विभाग में, तो अब इसको लेने के बाद में उन्होंने अधिकारियों के साथ में अपने वहां पर एक बैठक भी की है और बैठक में अपने वहां के अधिकारियों को अगले जो 3 महीने हैं उसके लिए उनको एक टास्क भी दे दिया गया है, यानी इतना इतना ये सब काम करो, एक उनको लक्ष्य दे दिया गया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि विभाग की तमाम जो योजनाएं हैं उनका जो लाभ है वो हर एक लाभार्थी को दिलाने की सुनिश्चित व्यवस्था की जाए। यानी इनका भी साफ शब्दों में यही कहना है कि लाभार्थियों को उनका हक मिले और उसी के लिए उन्होंने कहा कि बाल विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन और पोषाहार वितरण की जो व्यवस्था है, यही आपके पोषाहार वितरण की, इसको और ज्यादा पारदर्शी बनाया जाएगा। इसीलिए इसके लिए उन्होंने निर्देश भी दे दिए हैं। कार्यभार जो है ग्रहण करने के बाद बेबी रानी मौर्य ने मीडिया कर्मियों से भी बात की है और उनसे कहा है कि फीडबैक के आधार पर वह कुछ नई योजनाएं शुरू करने पर भी चर्चा करेंगी। तो अब फीडबैक का भी जो है ये काम आने वाले वक्त में लाने वाली है, जिसमें क्या होगा, चाहे वो लाभार्थी हो उनसे फीडबैक लेकर के वो जानने का प्रयास करेंगे विभाग में आने वाली जो व्यवस्थाएं हैं, जो भी योजनाएं हैं जिनके तहत जो मिल रहा है वो क्या अब तक पहुंच रहा है, या जो भी है वो अपने बारे में जो कहना चाहें, अपनी समस्याओं के बारे में वो अपना फीडबैक, अपनी राय इनको दे सकते हैं। उसके बाद में उस पर और ज्यादा अच्छे तरीके से ये फिर ये काम करेंगी। तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में जो भी है वो लाभार्थियों की व्यवस्थाओं को लेकर के है। खैर, आंगनबाड़ी बहनों के समस्या और मसलों को लेकर के अभी तो ये कुछ नहीं बोली है, जैसे इनके मुंह से कुछ आएगा तो आपको बताया जाएगा। वहीं पोषाहार वितरण में निगरानी बढ़ाने या लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने के लिए इन्होंने अभी स्टार्टिंग में कहा है। वहीं पर आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की तो बात हो गई, बिहार के सरकारी आदेश पर आते हैं। उससे पहले भाइयों बहनों आपसे एक छोटी सी विनती भी है, सभी भाई बहन चैनल को ये चेक कर लें कि आपने सब्सक्राइब कर रखा है कि नहीं। जो भाई बहन सब्सक्राइब ना किए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होता है उसको दबाइए, फिर बेल बन के आएगी, बेल को आल पर दबा लेना। चलिए शुरू करते हैं। बिहार के सरकारी आदेश पर आते हैं। बिहार में निदेशालय से 29 मार्च को एक सरकारी आदेश निकला है। निदेशक जी ने सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को बिहार में और आपके सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को बिहार में भेज दिया है। इस लेटर में उन्होंने लिखा है कि भीषण गर्मी और लू से बचने के उपाय से संबंधित कार्रवाई करने के संबंध में। तो अब भीषण गर्मी हो रही है, लू चल रही है, इसीलिए बिहार में के सरकारी आदेश निकला है। सभी राज्यों के भाई बहन ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बिहार में निदेशालय से क्या ऑर्डर ऊपर से आए हैं गर्मी और लू के कारण। इसमें बताया जा रहा है कि ग्रीष्म काल प्रारंभ होने वाला है। राज्य में गर्मी के मौसम में भीषण गर्मी के साथ लू वगैरह चल रही है, जिसके कारण जनजीवन प्रभावित होता है। आम जनता को स्वास्थ्य और पेयजल संबंधी गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गर्मी और लू के प्रभाव से विशेषकर छोटे बच्चे, गर्भवती धात्री महिलाएं, इनको काम करने के लिए जो है घर से बाहर निकलने में भी काफी समस्याएं आती हैं। ऐसे में यह आवश्यक है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर भीषण गर्मी और लू से बचाव के लिए निम्नांकित कारगर उपाय और कार्रवाइयां की जाएं। तो देखिए, बिहार में भीषण गर्मी और लू से बचने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर क्या क्या कार्रवाइयां की जानी है बिहार में, इस लेटर में है। पहला पॉइंट है यहां पर, राज्य के सभी संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर पेयजल की समुचित व्यवस्था की जाए एवं वहां पर गर्म हवाओं एवं लू से बचाव से संबंधित आईईसी यानी बच्चों को समझने के लिए होता है, सामग्री प्रदर्शित करके जनता को जागरूक किया जाए। साथ ही दूसरा है, स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आंगनबाड़ी केंद्रों पर जीवन रक्षक दल
ORS की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाए। ORS टाइप का घोल आता है, गर्मियों में काफी मददगार साबित होता है। और वैसे भी एक सलाह और है, पानी पीते रहना, तमाम परेशानियों से आप दूर रहोगे, लू भी नहीं लगेगी। पानी पीते रहना। आगे देखिएगा, नवजात शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं, इनके लिए स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से विशेष चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था भी की जाए। चौथा है, गर्म हवाएं और लू, इनसे बचने के लिए क्या करें क्या ना करें, इससे जुड़ा हुआ एक जानकारी भरा जो भी रहेगा वो जिला परियोजना कार्यालय केंद्रों के स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करके काम किया जाएगा और जो है जन सामान्य के बीच में इसको प्रसारित भी करवाया जाएगा, प्रचारित भी करवाया जाएगा, चाहे प्रचारित समझो या प्रसारित समझो। आगे देखिएगा, अतः निर्देश दिया जाता है कि भीषण गर्मी और लू से बचाव के लिए निर्देशों के अतिरिक्त कोरोना वायरस के वर्तमान परिदृश्य को अगर देखा जाए तो सामाजिक दूरी, मास्क और इन चीजों का भी आप लोगों को समय समय पालन करते रहना है। वहीं पर बात करते हैं, बिहार सरकार से एक और आदेश है, लगे हाथ, इसको भी देख लीजिएगा। बिहार में लोक सूचना पदाधिकारी ने अपने वहां 29 मार्च को यह आदेश जिला प्रोग्राम पदाधिकारी जो वैशाली जिले के थे इनको भेजा है, क्योंकि इन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 इसके तहत श्री करण कुमार जो है वैशाली के, और इन्होंने सूचना मांगी थी। इन्होंने जो भी मांगा होगा उसी के बारे में है, तो उन्होंने कहा है अपने वहां के वैशाली के डीपीओ से कहा है जो है निदेशालय वाले जो लोक सूचना पदाधिकारी हैं कि वांछित सूचना इस निदेशालय के क्षेत्राधिकार में नहीं पड़ता है, आपके कार्यालय के क्षेत्राधिकार में है। यानी ये स्तर डीपीओ जो वैशाली के हैं उनके स्तर से वहां पर ये समस्या होगी और उनको भेजा गया है, उन्हीं के जो है क्षेत्राधिकार में आती है कि अपने स्तर से कार्रवाई करो और यहां पर उनको 30 दिन के अंदर सूचना भी जो भी उन्होंने मांगी है, जो चाहिए है, उसके बारे में भी उनको भेजो, साथ ही हमको भी यहां पर उसकी एक प्रति भेज करके अवगत कराओ। तो आगे चलते हैं और आपको बताते हैं मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों, मध्य प्रदेश में संचालनालय महिला बाल विकास विभाग से 29 मार्च को यह सरकारी आदेश जारी हुआ है। ये जिला कार्यक्रम अधिकारी जितने भी हैं मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में ये लेटर आंगनबाड़ी वार्षिक सर्वेक्षण जिसको AASR बोलते हैं, जो कार्य 2022-23 वाला है, उसके संबंध में आई है। आइए देखते हैं यहां पर इसके बारे में और क्या लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रतिवर्ष माह अप्रैल में समस्त आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों में कवरेज क्षेत्र का वार्षिक सर्वेक्षण का प्रावधान है। तो यहां पर वर्तमान में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए जारी निर्देशों का पालन करते हुए 4 अप्रैल से, कब से? 4 अप्रैल से, आज 2 अप्रैल है, तो 4 अप्रैल से बिहार जो है मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी वार्षिक सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ होना है। इस हेतु निर्धारित समय सारणी पत्र के साथ में आई है, अभी आपको दिखाएंगे भी, बस सब्र बनाए रखिए। संचालनालय स्तर से आंगनबाड़ी वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट AASR विभागीय जो है MIS पोर्टल के डाउनलोड लिंक पर अपलोड कर दिया गया है। यहां पर उनका कहना है उक्त वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा मोबाइल आधारित संपर्क ऐप के माध्यम से प्रविष्टि की जाएगी। मध्य प्रदेश में एक मोबाइल ऐप चलता है जिसका नाम है संपर्क ऐप, उस पर यह अपलोड होगी। जिन कार्यकर्तियों के पास मोबाइल फोन उपलब्ध नहीं है उनके AASR की फीडिंग संबंधित सेक्टर की पर्यवेक्षक द्वारा की जाएगी, यानी सुपरवाइजर बहनों के द्वारा की जाएगी जहां जहां फोन नहीं मिले हैं। और अगर बहनों आपके वहां की सुपरवाइजर इसको करने के लिए आपसे पैसे मांगती हैं, आपके पास स्मार्टफोन नहीं मिले, जबरदस्ती दबाव बनाती हैं, कहीं से भी करो कैसे भी करो, अगर स्मार्टफोन नहीं मिले तो आपको नहीं करना है। ये कार्यदायित्व सेक्टर की सुपरवाइजर पर अभी है जब तक फोन नहीं बढ़ते, और इसके लिए ना ही किसी को पैसे देने ना कुछ, अगर कहीं कुछ मांगा जाता है तो वो भ्रष्टाचारी है, चाहो तो उसका विरोध करो। विभागीय MIS पोर्टल पर 2022-23 में किए जाने वाले आंगनबाड़ी वार्षिक सर्वेक्षण प्रपत्र डाउनलोड करके आवश्यक छाया प्रतियां सेक्टर पर्यवेक्षक के माध्यम से समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को उपलब्ध भी करवाई जाए। राम राव भोसले, संचालक महिला बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश से। साथ ही ये रहा उनका समय सीमा वाला, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आपका
आंगनबाड़ी वार्षिक सर्वेक्षण का जो कार्य है 2022-23 का, जो अब से स्टार्ट हो चुका है, आइए इस पर एक बार फोकस करते हैं। वैसे तो ये मध्य प्रदेश राज्य से जारी है, तो मध्य प्रदेश की बहनों आप ज्यादा फोकस करना। आंगनबाड़ी वार्षिक सर्वेक्षण जो कि 4 अप्रैल से 18 अप्रैल तक जो है समय सीमा रखी गई है, इस बीच वो चलेगा। सर्वेक्षण के दौरान परिवार सर्वे पंजी अद्यतन हेतु साथ में रखी जाएगी और साथ ही साथ सर्वेक्षण कार्य का संबंधित पर्यवेक्षक द्वारा 100% जो सत्यापन है वो 6 अप्रैल से 18 अप्रैल के बीच में होगा। पर्यवेक्षक सतत सत्यापन के उपरांत परिवार संख्या विवरण और नजरी नक्शा की सत्यापित हस्ताक्षर युक्त प्रति परियोजना में जमा कराएं। साथ ही सर्वेक्षण कार्य की जांच एवं एएसआर पत्र की तैयारी जो है और साथ ही उसकी जानकारी एकत्र करना वो 13 अप्रैल से 18 अप्रैल के बीच में होगा। सुपरवाइजर के द्वारा सेक्टर बैठक में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों की सर्वे पंजी में दर्ज जानकारी की जाए, उसकी जांच की जाए, एएसआर प्रपत्र की जानकारी का उससे मिलान किया जाए और फिर है एएसआर की संपर्क ऐप में प्रविष्टियां जो कि 19 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच में कराई जाएंगी। तो मध्य प्रदेश की बहनों जो एएसआर की संपर्क ऐप में प्रविष्टियां हैं यानी उसमें जो फीडिंग है वो 19 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच में होगी। विभागीय संपर्क ऐप में आंगनबाड़ी सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सर्वेक्षण रिपोर्ट में संशोधन होगा वो 29 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में होगा और दर्ज किए गए जो सर्वेक्षण रिपोर्ट में यदि कोई संशोधन किया जाना है तो उक्त अवधि में किया जा सकेगा और यहां पर उसके बाद संशोधन का विकल्प बंद हो जाएगा। तो ये रहा आपके वहां सर्वेक्षण का एएसआर वाला। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं और इसके बारे में सीमा चौधरी बहन जो सिवनी जिले से आती हैं जानकारी भेजी थी, बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। सरोजनी गुप्ता बहन आती हैं लखीमपुर खीरी से और आप सब बहनों को जो उत्तर प्रदेश की आती हैं अवगत कराना चाहेंगे कि लखीमपुर खीरी के डीपीओ ने 1 अप्रैल को अभी एक सरकारी आदेश कल निकाला है। बाल विकास परियोजनाओं के नाम दिए हैं नकहा, फूलबेहड़, लखीमपुर ग्रामीण, निघासन और बिजुआ, बेहजम और यहां पर बांकेगंज, लखीमपुर खीरी। बोला है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की दूरभाष द्वारा ली गई उपस्थिति के संबंध में है, तो 1 अप्रैल को 10 बजे के उपरांत दूरभाष द्वारा परियोजनाओं की आंगनबाड़ी बहनों की उपस्थिति ली गई है और उसमें जो भी जहां कमियां मिली हैं या जो भी जैसा पाया गया है उसके बारे में आगे उनको अवगत कराया गया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी लखीमपुर खीरी के उनके स्तर से लेटर जारी है, लिस्ट भी जारी थी, दिखाने का कोई औचित्य नहीं है। जो भी जहां होना था सर्वेक्षण वो हो गया। अब आप अपना अपना भी देखें, आपके वहां पर भी इस तरह का निरीक्षण हो सकता है, तो आप भी थोड़ा सावधान रहें और केंद्रों को समय से खोलें और गतिविधियां जो भी हैं वो कैलेंडर के अनुसार होनी चाहिए। ईसीसी वाली जो पढ़ाई है वो करवाइए। सुबह वीडियो 10 बजे दे दिया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी जो अंबेडकर नगर के हैं उन्होंने 1 अप्रैल को अपने वहां के समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को भी लेटर भेजा और आंगनबाड़ी केंद्रों पर ईसीसी गतिविधियों के नियमित संचालन से जुड़ा हुआ उन्होंने लेटर जारी कर दिया है। और यहां पर भी दिनेश कुमार मिश्र हैं डीपीओ, उनका भी यहां पर कहना है कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए जो भी आपका साला पूर्व शिक्षा प्रदान की जानी है, साप्ताहिक गतिविधि कैलेंडर उसके आ चुके हैं और आंगनबाड़ी केंद्रों में अब ईसीसी की गतिविधियों की नियमित जो है पढ़ाई कराओ। पोषण ट्रैकर ऐप पर दैनिक कार्य में ईसीसी गतिविधियों के क्रियान्वयन की फीडिंग भी की जानी है, तो जो जिस दिन पढ़ाना है पोषण ट्रैकर पर भी उसकी फीडिंग भी करनी है, ये भी यहां पर बोल रहे हैं। इस प्रपत्र के साथ 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए अप्रैल मई जून के गतिविधि कैलेंडर भी आ गया है, तो अब उसी हिसाब से पढ़ाई कराओ। साथ ही साथ ये जानकारी पूनम बहन अंबेडकर नगर से है, उनके द्वारा भेजी गई, बहन को धन्यवाद। और साथ ही साथ गोल्डी बहन आती है बलरामपुर से, उन्होंने कहा कि सैम मैम बच्चों को खोजे जाने में कोई भी कोताही ना बरतें, ऐसा वहां के जो है जिलाधिकारी ने अपने वहां के सीडीपीओ लोगों को कहा है। तो आज के लिए आगे चलते हैं और बताते हैं। तो हो गया सैम मैम बच्चों का चिन्हांकन आपका हो चुका है पोषण पखवाड़े के तहत, उम्मीद है सबने कर लिया होगा। प्रसून अवस्थी बहन हरदोई से आती हैं, उन्होंने यहां पर फोटो भेजी है। कुछ और भी बहनें हैं जिनके नाम सल्ला रानी बिजनौर से आती हैं और ये ईश्वरवती शाहजहांपुर से आती हैं और ये है कुसुमा लखीमपुर खीरी से आती हैं। साथ ही ये है पिंकी सहारनपुर से आती हैं और ये है पुष्पा इटावा से आती हैं और इनके अलावा ये सरता हरदोई से आती हैं। साथ ही ये है माया कौशांबी से आती हैं, ये है कामनी सिंह सिद्धार्थनगर से आती हैं और ये है सैमा बहन कानपुर देहात से आती हैं और ये है द्रौपदी देवी महाराजगंज से आती हैं और इनके अलावा ये अनीतागढ़ मुजफ्फरनगर से आती हैं। ये गीता पटेल गोरखपुर से आती हैं और ये है बीना यादव अलीगढ़ से आती हैं। साथ ही ये है लक्ष्मी देवी रामपुर से आती हैं, ये सुधा सिद्धार्थनगर से आती हैं और इनके अलावा ये जो है सुमित्रा आती हैं सिद्धार्थनगर से और ये है रीता मौर्य अयोध्या से आती हैं
और ये एक और कोई बहन है मध्य प्रदेश से आती हैं, और साथ ही साथ जो इन्होंने अपने वहां से जानकारियां भेजी हैं अंजलि यादव हैं। साथ ही साथ आपको बता दें ये हैं किरण महाराजगंज से आती हैं, और इनके अलावा ये हैं जया बांदा से आती हैं, और साथ ही ये है रुक्मेश्वरी जो अयोध्या से आती हैं, साथ ही ये गायत्री देवी बलरामपुर से आती हैं, और रानी गाजीपुर से आती हैं, और इनके अलावा ये अनीता बिजनौर से आती हैं, साथ ही साथ ये हैं निर्जा पटेल इटावा से आती हैं, और ये अनीता यादव रामपुर से आती हैं, और अगली बहन है उषा मिश्रा जो गोरखपुर से आती हैं, साथ ही ये हैं माधुरी देवी बलरामपुर से आती हैं, और इनके अलावा ये राधा औरैया से आती हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कल सुबह 7 बजे की खबरों में आपको फिर मिलेंगे, फिर दोपहर जो फिर सुबह 10 बजे भी।